8. वेदा और अंकुश दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो किसी भी तरह इस राज को जान कर रहेंगे। एक राज कि आखिर इस घर में है क्या। वेदा को कहीं ना कहीं शक था कि शायद इस घर में किसी ने काला जादू किया है, क्योंकि उन्हें कोई आत्मा दिख नहीं रही थी, पर कुछ ना कुछ तो था इस घर में। वहीं अंकुश का कहना था कि इस घर में कोई आधी जली औरत है जो उसे दिखाई दी थी। वेदा अंकुश के मम्मी पापा के कमरे के बाहर एक घेरा बनाते हैं। अंकुश के मम्मी पापा को और दीप्ति को उसी कमरे में जाने को कहते हैं। सुनो दीप्ति, कैसी भी आवाज आए, कुछ भी हो, तुम डरना मत, और जो मर्जी हो जाए इस कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि अब हम उस बुरी शक्ति को घर से निकालने जा रहे हैं। दिल दिमाग दोनों मजबूत रखना। और अंकुश तुम सुनो, तुम्हारे लिए भी ये सेम बात है, पर तुमको मेरी मदद करनी है। जिस पर दीप्ति और अंकुश दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। दीप्ति कमरा अंदर से बंद करती है और अंकुश और वेदा हॉल में बैठ जाते हैं। अब तक रात के 12 बज चुके थे। जानते हो अंकुश, रात के 12 से 3 ये जो आत्माएं होती हैं अपनी पूर्ण शक्तियों पर होती हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, पर जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है इनकी शक्तियां बिल्कुल कम हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि इन 3 घंटों में उसकी ताकत बढ़ गई होगी, तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। अंकुश, हमारे पास बस 3 घंटे हैं, तुम यहीं पर बैठे रहो, एक बार मैं देख कर आता हूं कि आखिर एनर्जी कैसी है। इतना बोल वेदा उठे और घर में चक्कर लगाने लगे, जहां उन्हें बहुत सी जगहों से नेगेटिव एनर्जी सेंस हो रही थी। उनके पीछे पीछे कोई आ रहा था। वही अंकुश वहां हॉल में अकेला बैठा हुआ था और वो भी सोच रहा था कि आखिर यहां पर हो क्या सकता है, कि तभी उसे दीप्ति के चिल्लाने की आवाज आती है। पर यह आवाज छत से आ रही थी। पर आखिर ये कैसे हो सकता है? दीप्ति तो कमरे में थी, तो चिल्लाने की आवाज, यह आवाज तेज होती जा रही थी। अंकुश सीधा छत की ओर भागा और जैसे ही वो छत पर पहुंचा तो उसने देखा छत की बाउंड्री पर दीप्ति खड़ी है और वो बस कूदने वाली है। दीप्ति, तू यहां पर कैसे आ गई? वेद अंकल ने तो कहा था ना तुझे कि तू कमरे में रहना, और ये क्या कर रही है तू? दीप्ति एकदम से नीचे कूदी, जिस पर भागते हुए अंकुश छत के किनारे पर आया और नीचे की ओर देखा, पर नीचे कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे कोई है। वो एकदम से पलटा तो उसके पीछे वही आधी जली औरत खड़ी थी। वो अंकुश को धक्का देने वाली होती है कि अंकुश अपना हाथ आगे करता है खुद को बचाने के लिए, और उसी हाथ में वो कलावा बंधा हुआ था, जिसे देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह बात सुनकर वेदा छत पर आई। अच्छा, तो तू है पिशाचनी, तू अपनी बचेगी। इतना बोल वो उसकी ओर भागे कि एकदम से वो छत में समा गई और गायब हो गई। पक्का ये नीचे गई है, चलो नीचे चलते हैं। और सुनो, इसके जाल में मत फंसना, ये तुम्हें ऐसी चीजें दिखाएगी जो सच नहीं होगी, और उससे तुम भटकना मत। चलो नीचे चलते हैं। वो दोनों नीचे पहुंचे तो नीचे कोई भी नहीं था। वेदा और अंकुश दोनों ही परेशान थे। अंकुश, मुझे लगता है कि ये कोई प्रेत पिशाच या भूत नहीं, ये कोई और ही चक्कर है। मेरा एक दोस्त था रहमान, वो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताता था कि अगर किसी घर में कुछ ऐसा हो कि वहाँ पर बुरी शक्ति भी हो और भूत प्रेत सेंस भी ना हो मुझे, तो वहाँ पर किसी ने कुछ किया है, काला जादू। और तुम मानो या ना मानो, जब तुम सब नहीं थे तो इस घर में कुछ किया गया है, जिसे ये पिशाच ने यहाँ पर आई है, और ये पिशाच बाधा है। पिशाच बाधा का नाम सुनकर अंकुश तुरंत बोला, अंकल ये पिशाच बाधा ये आखिर होता क्या है? जिस पर वेदा उसे बताते हैं, अंकुश, अगर किसी के घर का सत्यानाश करना हो या उसके घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब कर रही हो, तो एक चीज़ की जाती है। दरअसल एक नहीं 2,
कब्रिस्तान में जाकर किसी भी कब्र के पास से थोड़ी सी मिट्टी खोद कर लाओ, पर बिना हाथ लगाए। तुम खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हो या किसी और चीज़ का, और फिर उसे तुम किसी के भी घर में फेंक दो। उस घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहेगा, चाहे उसका कितना भी इलाज करवा लो, पर वो बीमार ही रहेगा। और इससे मजबूत एक तरीका होता है पिशाच बाधा। जो कोई इंसान अकाल मृत्यु मरा हो, उसकी अस्थियां रख लो और घर में कहीं छुपा कर गाड़ दो, तो घर बर्बाद कर देगा। और शायद तुम्हारे घर में ये करवाया गया है, और मुझे अभी भी शक है कि काम तुम्हारी बुआ का है, जिस पर अंकुश उनका बहुत विरोध करता है। पर वेदा उसे एक बात कहते हैं, सुनो अंकुश, तुम्हारी बुआ ने कुछ नहीं किया है। तुम एक तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, और तुम ऐसी जगह ढूंढो जहां पर अस्थियां छुपाई जा सकती। अच्छे से ढूंढना, और हाँ, इस बीच तुम्हें पीछे से बहुत सी आवाजें सुनाई देंगी, पर पीछे बिल्कुल भी मत मुड़ना। पर हाँ, अगर मैं तुम्हें आवाज दूं तो मुड़ जाना, क्योंकि वो मेरी आवाज की नकल नहीं कर सकती। समझे? जाओ अब और ढूंढो, एक एक चप्पा छान मारना, कहीं ना कहीं तो वो अस्थियां छुपाई गई होंगी। वो दोनों ही अलग अलग दिशा में गए कि तभी लाइट चली गई और अंकुश को अंधेरे से डर लगने लगा। अंकुश अपने रूम में गया, उसने टॉर्च उठाई और ढूंढने लगा कि आखिर वो अस्थियां हो कहाँ सकती है। तभी वेदा दूसरी तरफ बस सेंस कर रहे थे उस नेगेटिव एनर्जी को जो उनके आसपास मंडरा रही थी। उन्हें किसी भी तरह की टॉर्च की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही एनर्जी सेंस कर लेते थे। वहीं दूसरी तरफ अंकुश स्टोर रूम में पहुंचा और उसके पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। उसे बाहर से आवाजें आने लगी। वो मुड़ना चाहता था, पर वेदा ने मना किया था कि कैसी भी आवाज आए उसे मुड़कर नहीं देखना। मन में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो वहां पर एक बॉक्स रखा हुआ था जो यहां पर नहीं रहता था। उसने बॉक्स उठाया तो ये बॉक्स अलमारी से नीचे गिरा था। अलमारी के बगल में ही उनका मीटर बॉक्स था, जिसके ऊपर एक चूहा बैठा हुआ था। शायद इस चूहे ने उस डब्बे को गिराया। अंकुश ने मन में सोचा, चूहा वहां से भाग नहीं रहा था, बस उसी मीटर बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ था। अचानक से अंकुश को अनुभूति हुई कि शायद इस मीटर बॉक्स को खोलना चाहिए। उसने वो मीटर बॉक्स खोला तो वहां पर वायर्स के बीच में एक लाल रंग की कोई चीज दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो लाल रंग का कपड़ा था। उसने उसे बाहर निकाला तो कोई चीज थी जिसको उसके अंदर बांधा हुआ था। तुरंत वो वेदा के पास पहुंचा। वेदा ने उसे छू कर देखा तो उसके अंदर सच में अस्थियां जैसा कुछ लग रहा था। उन्होंने बिना उसे खोले गंगा जल में उसे डाला और मुक्त किया, और उन्होंने अंकुश के परिवार को पिशाच बाधा से दूर कर दिया। पर एक राज अब तक राज ही रह गया कि आखिर वेदा को यहां पर बुलाया किसने था, और वो कौन था जिन्होंने उसे पैसे दे दिए थे। क्योंकि ना तो पैसे अंकुश के पिता ने दिए थे, ना अंकुश ने दिए थे, तो कौन था वो? कहीं ना कहीं वेदा को भी और अंकुश को भी लगता है कि शायद ये काम हनुमान जी का था, या एक तरह से उनके किसी मैसेंजर का, जिन्होंने वेदा को उसके घर में भेजा। खैर, जैसे भी अंकुश और वेदा ने मिलकर उस घर को पिशाच बाधा से दूर करवा दिया था।